ग्लोबल ट्रेंड, ग्लोबल ट्रेंड का मतलब होता है कि कंपनी एक्ट इंडिया में जैसे चलता है वैसे दुनिया में भी और जगहों पे भी वो चलता होगा, और दुनिया में अलग अलग देशों के अलग अलग कानून है, जैसे इंडिया का कंपनी एक्ट है वैसे तो वो दूसरे देशों के अंदर किस तरीके से चलता है उनके बारे में कुछ ना कुछ बात कभी ना कभी पूछ ली जाती है, और वो हालांकि थोड़ा सा मुश्किल है। आप लोग पढ़ना चाहते हो क्या? पहले तो मेरे को ये बताओ, लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा पक्का उसका, 5 नंबर का। ये आपके मॉड्यूल में 14वां चैप्टर दिया हुआ है। दूसरे कंट्री के कानून बताऊंगा मैं आपको इसके अंदर, पढ़ना चाहती हो क्या? बोलो। यस सर। इसके फिर आपको नोट्स खुद ही बनाने होंगे, मैं नोट्स बनाने के हिसाब से नहीं पढ़ाऊंगा ये चीज, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट तो ये 5 नंबर का आता है, इंपॉर्टेंट ही मानो। 5 नंबर या तो छोड़ने पड़ते हैं या फिर 5 नंबर का वो अटेम्प्ट हो जाता है, वही बात है। कई बार तो पहले क्वेश्चन में आ जाता है ये, तो पहले क्वेश्चन में फिर चॉइस भी नहीं होती, दूसरे में आए तो फिर भी अपन सोचेंगे भी चॉइस मिल जाए, लेकिन ज्यादातर ये पहले में आया हुआ है 1-2 बार। आप लोग पिछले पेपर देख लेना चाहिए, मैंने एनालिसिस कर रखा है। तो देखो इसके अंदर आप लोगों को अभी स्टार्ट में इसके अंदर आपको इसके कौन कौन से कंट्री है जिनके बारे में आपको ये बताएगा, वो नाम लिख रखे। देखो इसके अंदर आपको यूके का भी मिलेगा। आप 578 पेज है मेरी मॉड्यूल में, तो आपकी में आगे पीछे हो सकता है। देखो मिल गया कि 14वां चैप्टर मॉड्यूल में, यस मॉड्यूल सर, में मिल 14वां गया। चैप्टर। इसमें आप देखोगे तो कंपनी लॉ अलग अलग दूसरे देशों का दिया हुआ है इसके अंदर। जैसे आपको लिखा हुआ होगा नाम यूके, एक बॉक्स का दिया हुआ ना, उसके अंदर देखो यूके का दिया हुआ है, यूएसए का दिया हुआ है, सिंगापुर का, ऑस्ट्रेलिया का, साउथ अफ्रीका का और इंडिया का, है ना। तो इंडिया का तो आप लोग पढ़ते ही हो, बाकी दूसरे कंट्री की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। थोड़ा टाइम भी लगेगा, चैप्टर बड़ा भी है, तो आप लोगों को पूरा इसमें पेशेंस भी रखना है। देखो यूनाइटेड किंगडम वाला पहले आप लोग, आपको पेज मिल गया हो तो यूनाइटेड किंगडम का आप लोग देखिए, मिल गया क्या? यूनाइटेड किंगडम सालिएंट फीचर्स ऑफ कंपनी लॉ, मिल गया? यूनाइटेड किंगडम यस की सर। कंपनी लॉ की सालिएंट फीचर, कंपनी लॉ यूनाइटेड किंगडम का जो है उसके अंदर आपको, हालांकि बहुत बड़ा इसे टॉपिक चलेगा तो आप लोगों को सारी बातें नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन कुछ कुछ बातें जो मुझे ठीक लगेगी वो आप लोगों को मैं बताता जाऊंगा, तो वो ध्यान देना आप लोग। यूके के अंदर जैसे एक शुरू में बोल रखा है आपको यूके का, जो पॉइंट में पढ़ाऊ ना उनके टिक लगाते जाना आप लोग। तो जैसे पहला, मोड ऑफ फॉर्मिंग इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी, कि कंपनी वहां कैसे बनती है यूके के अंदर, यूके की बात कर रहा हूं मैं। तो कितने जने मिलके बना सकते हैं? जैसे आपने इंडिया में तो सुना है ना कि भाई इंडिया में हम लोग जानते हैं कि भाई कितने लोग मिलकर के कंपनी बनाते हैं। प्राइवेट हो तो 2 लोग चाहिए, पब्लिक हो तो पब्लिक कंपनी के अंदर 7 जने चाहिए। तो वैसे ही वहां के अंदर देखिए अपने यूके के अंदर कैसे कंपनी बनती है वो आपको मैं बात बता रहा हूँ, तो ध्यान दीजिए। यूके के लिए कह रहा है द यूके कंपनी any one or more person associated for a lawful purpose may by subscribing their name to the memorandum of association and otherwise complying with the requirement of the act in respect of registration form an incorporated company with or without limited liability। क्या बोल रहा है ये कह रहा है कि आप इंडिया में तो जैसे 2 लोग 7 लोग ऐसे चाहिए, वहां पे एनी वन और मोर पर्सन, एक या एक से ज्यादा व्यक्ति, एनी वन और मोर पर्सन associated for a lawful purpose may by subscribing their name, वो लोग अपना नाम सब्सक्राइब करके to the memorandum of association and otherwise complying with the requirement of the act, एक व्यक्ति या एक से ज्यादा व्यक्ति वहां मेमोरेंडम को ये करा साइन करके या कंपनी एक्ट को कंप्लायंस करके इन रेस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, वहां के लोग क्या कर सकते हैं? ये करा एक कंपनी बना सकते हैं विथ और विदाउट लिमिटेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी जिसकी लिमिटेड हो या नहीं हो। एक कंपनी में नॉट बी सो फॉर्म फॉर एन अनलॉफुल पर्पज, हालांकि ये कंपनी वहां पे ये करा अनलॉफुल पर्पज के लिए नहीं बनाई जाती। फिर मिनिमम मेंबरशिप देखना है, कितने सदस्य होने चाहिए मिनिमम मेंबरशिप। If a company other than private company limited by share or guarantee carry on business without having at least 2 members and does so for more than 6 months, a person who for the whole or any part of period if so carry on business after 6 months is a member of company, know that business is with only member is liable for the payment of company's debt। ये वहां पे एक बात आ रही है कि भाई आप अगर 2 सदस्य हो तब तो ठीक है, अगर 2 की बजाय एक ही सदस्य हो गए और आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है और आप बिजनेस कर रहे हो,
तो एक सदस्य होने पर आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, उसको लेके बात आ रही है। हम पढ़ रहे हैं यूके कंपनी, यूके का, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड का। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ ए कंपनी अदर देन प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट पे नहीं होगी ये बात लागू, अदर देन प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर और गारंटी, प्राइवेट को छोड़ दो बाकी कंपनी के लिए, कैरी ऑन बिजनेस, अगर वहां कोई कंपनी बिजनेस चला रही है विथ विदाउट हैविंग एटलीस्ट 2 मेंबर, बिना 2 सदस्य की, बिना 2 सदस्य की बिजनेस चला रही है, मतलब 2 से कम हो गए, एंड डज सो फॉर मोर देन 6 मंथ, और अगर वो ऐसा 6 महीने से ज्यादा पीरियड से कर रही है, 6 महीने तक तो चल जाता है 2 से कम, 6 महीने के बाद भी 2 से कम सदस्य हो रखे हैं। इफ ए कंपनी, कोई भी कंपनी अदर देन प्राइवेट कंपनी, अगर प्राइवेट कंपनी को छोड़ करके और कोई कंपनी कैरी ऑन बिजनेस, वो अगर बिजनेस चला रही है हैविंग एटलीस्ट 2 मेंबर, और अगर वो 2 मेंबर रख रही है, 2 मेंबर के साथ में अगर ऐसा बिजनेस कर रही है, तो ऐसे दशा के अंदर एंड डज सो फॉर मोर देन 6 मंथ, और अगर उसको ऐसा करते हुए 6 महीने से ज्यादा हो गया, तो ए पर्सन, तो कोई व्यक्ति, फॉर द होल और पार्ट ऑफ पीरियड, उस पीरियड के दौरान जो भी व्यक्ति दैट इट सो कैरी ऑन बिजनेस, जिस भी व्यक्ति को, जिस भी कंपनी को 6 महीने से ज्यादा हो गए, तो उसका वो व्यक्ति, वो इज ए मेंबर ऑफ कंपनी, जो कंपनी का मेंबर है, नो दैट, और जिसको ये पता है इट इज कैरिंग ऑन बिजनेस, की भाई मैं बिजनेस चला रहा हूँ विथ ओनली 1 मेंबर, एक ही सदस्य से बिजनेस चला रहा हूँ, ये बात जिसको पता है, इज लाइएबल फॉर द रिपेमेंट, तो वो जिम्मेदार होगा फॉर द पेमेंट ऑफ कंपनी डेब्ट, इसके लिए जिम्मेदार होगा कंपनी के डेब्ट को चुकाने के लिए, कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड, उस पीरियड के दौरान जो भी कंपनी ने ऋण लिया है, जो भी उधार लिया है, उसके लिए वो फिर मेंबर जिम्मेवार होगा। इफ सो कैरी बिजनेस आफ्टर 2 6 मंथ, ए मेंबर ऑफ कंपनी वो नो, जिसको पता है कि वो बिजनेस चला रहा है केवल अकेला मेंबर के तौर पे, तो वो लाइएबल होगा जॉइंटली एंड सेवरली विद द कंपनी, कंपनी के साथ वो ये करा जिम्मेवार होगा, कंपनी के साथ वो लाइएबल होगा, उसकी पर्सनल लाइबिलिटी हो गई, मतलब फॉर द पेमेंट ऑफ कंपनी डेब्ट, किसकी जिम्मेदारी हो गई, कंपनी के डेब्ट को चुकाने की, कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड, और एज द केस में भी दैट पार्ट ऑफ, तो वो कंपनी का एक तरह से ऋण खुद चुकाएगा, तो वो ध्यान रखिए। फिर एक ट्रेजरी शेयर के बारे में आता है, ये इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रेजरी शेयर, सेक्शन है 724, ये क्या होते हैं, जैसे इंडिया में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर होते हैं, वैसे ट्रेजरी शेयर किसको बोलते हैं वहां पे, वो देखिए। treasury share, when qualifying share are purchased by a company out of distributable profit, the company may hold share or deal with any them at any time in accordance with section 727 or 729 for disposal and cancellation of treasury share, ये कह रहा है when qualifying share are purchased by a company, जब कंपनी अगर खुद शेयर खरीद रही है, अपनी खुद के शेयर खुद खरीद रही है आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, कंपनी के पास जो भी लाभ पड़ा है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, कंपनी के पास कोई सरप्लस प्रॉफिट है, तो वेयर क्वालिफाइंग शेयर आर परचेज, अगर शेयर कंपनी खरीद रही है आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, द कंपनी में, तो कंपनी क्या कर सकती है, होल्ड शेयर, या तो क्या कर सकती है, वो शेयर खरीद के खुद के पास रख सकती है, और डील विथ एनी ऑफ देम, या डील कर सकती है, मतलब खरीदने के बाद वापस बेच सकती है, विथ देम एट एनी टाइम, आगे सेक्शन नंबर देख लेना, रहने देना, इन अकॉर्डेंस विथ सेक्शन फॉर डिस्पोजल एंड कैंसिलिएशन ऑफ ट्रेजरी बिल, वो क्या कर सकती है, करा कंपनी शेयर जब खुद अपने पैसे से खरीद रही है, अपने खुद के ही, when qualifying share are purchased by a company out of distributable profit, कंपनी में होल्ड शेयर, या तो कंपनी उन शेयर को रख सकती है, और डील विथ देम, या उनको डील कर सकती है, और डिस्पोजल, डिस्पोजल करने का मतलब उनको निस्तारित करना, कैंसिल कर देना, बाईबैक हो गया एक तरह से, वो कर सकती है, ऑफ ट्रेजरी शेयर। व्हेन शेयर आर हेल्ड अंडर ए, अगर पहले पॉइंट के तहत आप, दो ऑप्शन हो गए ना यहाँ पे, या तो ए ऑप्शन था ऊपर होल्ड शेयर, की कंपनी उन शेयर को रख लेगी कुछ समय और वापस बेच देगी, या बी ऑप्शन हो गया डील विद देम, इसमें वो उनको डिस्पोज कर देगी, कैंसिल कर देगी, तो फिर उसी के लिए नीचे बात आ रही है, व्हेन शेयर आर हेल्ड, अगर कंपनी शेयर रखती है ए अबोव, उपरोक्त एक नियम के अनुसार खुद रख लेती है, देन द नेम ऑफ कंपनी मस्ट बी इंटर्ड इन द रजिस्टर, तो कंपनी का खुद का ही नाम रजिस्टर में इंटर हो जाएगा एज द मेंबर, मेंबर के तौर पे होल्डिंग दो शेयर, खुद के शेयर खुद नहीं रख लिए और खुद का ही नाम कंपनी का ही मेंबर के तौर पे आ गया रिकॉर्ड में। इंडिया में ऐसा पॉसिबल थोड़ी है कि कंपनी अपने खुद के शेयर खरीद ले, खरीदती है तो फिर कैंसिल ही करने पड़ते हैं, बाईबैक बोलते हैं उसको। यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, शेयर खरीद के, ये ज्योति नाम जिसका भी है चेंज कर लेना, मैं रिमूव करने वाला हूँ 2 मिनट बाद में, जो ओरिजिनल नाम है वो रखो, ज्योति नाम से एग्जीक्यूटिव में कौन है, ओरिजिनल नाम रख लो, चेंज रिमूव करूंगा उससे पहले। तो देखो इसके अंदर ये करा है
अगर कंपनी ने उसको क्या बोला है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट क्या बोल रहा है, व्हेन शेयर आर हेल्ड, अगर शेयर जो है कंपनी ने रख रखे, व्हेन शेयर आर हेल्ड अंडर ए अबव, अगर कंपनी ने वो शेयर खुद ने रख रखे, देन द नेम ऑफ कंपनी मस्ट बी इंटर्ड, तो कंपनी का नाम जो वो इंटर किया जाएगा, देन द नेम ऑफ कंपनी, कंपनी का नाम जो वो इंटर कर दिया जाएगा, ये करा है किसमें इंटर कर दिया जाएगा, व्हेन शेयर आर हेल्ड अबव द नेम ऑफ कंपनी मस्ट बी इंटर्ड, कंपनी का खुद का नाम लिख दिया जाएगा इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर, कंपनी का जो मेंबर्स रजिस्टर है उसमें कंपनी खुद अपना ही नाम लिख देगी एज द मेंबर होल्डिंग दोज शेयर, खुद का नाम होल्डिंग करने के तौर पे लिख देगी, खुद ही कंपनी खुद की मेंबर हो गई। फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के पर्पज के लिए रेफरेंस टू ए कंपनी होल्डिंग शेयर, अगर कंपनी ने खुद ने शेयर खरीद लिए एज ट्रेजरी शेयर, इनको ट्रेजरी शेयर बोलेंगे, खुद के शेयर खुद नहीं खरीद लिए, एज रेफरेंस टू द कंपनी, तो इसके लिए करा है रेफरेंस टू ए कंपनी होल्डिंग शेयर एज ट्रेजरी शेयर आर रेफरेंस, इसका मीनिंग ये है टू द कंपनी होल्डिंग शेयर, कि कंपनी खुद के शेयर रख रही है, विच वर परचेज्ड बाय इट, जो उसने खरीदे थे, इन द सर्कमस्टांसेस इन विच दिस सेक्शन अप्लाई, जो उसने इस सेक्शन के तहत खरीदे थे, एंड हैव बीन हेल्ड बाय द कंपनी, और जो कंपनी ने रख रखे कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली कंपनी ने खुद नहीं रख रखे, सिंस दे वर सो परचेज्ड, जिस तारीख को कंपनी ने खरीदे थे उसके बाद कंपनी ने खुद नहीं रख रखे, मतलब वो शेयर खरीदने के बाद कंपनी किसी और को ना देके वो खुद कोई कंपनी उसको रख लेती है, तो कंपनी अगर शेयर खुद के पास रखती है तो उन्हें क्या बोला जाता है, ट्रेजरी शेयर। When a company has share of only one class, अगर कोई कंपनी के पास एक ही क्लास के शेयर है, the aggregate nominal value of share held as treasury share must not exceed, important है, when a company has share, अगर कंपनी के पास एक ही क्लास के शेयर है तो aggregate nominal value of share held as a treasury share, तो कंपनी जो शेयर ट्रेजरी शेयर के तौर पे रखेगी, मतलब खुद के शेयर खुद ही खरीदेगी, shall not exceed, वो कितने से ज्यादा नहीं हो सकते, कह रहा है must not exceed, वो ज्यादा नहीं हो सकते, कितने से ज्यादा नहीं हो सकते, एट एनी टाइम एक्सीड 10% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ इश्यूड शेयर कैपिटल, वो 10% से ज्यादा नहीं हो सकते एट दैट टाइम, उस समय वो शेयर कितने से ज्यादा नहीं हो सकते, कंपनी के 10% से ज्यादा नहीं हो सकते, तो कोई कंपनी अगर शेयर खरीदती है, खुद के शेयर खुद ही खरीद लेती है, तो वो 10% से ज्यादा शेयर नहीं हो सकते, तो ये ध्यान रखना, तो कोई भी कंपनी के शेयर खुद के द्वारा खरीदे जाते हैं, नॉन ट्रेजरी शेयर बोलते हैं, और ये ज्यादा से ज्यादा कितने खरीद सकती है, 10%। अब इसके आगे देखो, मैं आपको जो टॉपिक काम का है वो आपको बताता जा रहा हूँ, आप वो लगाते जाना, पेज चेंज कर लो, एक देखो अगले पेज पे आ रहा है सेक्रेटरी, सेक्रेटरी इनको सीएस भी रखना पड़ेगा क्या, वहां कौन सी कंपनी को रखना पड़ेगा और कब, वो देखिए, सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, ए प्राइवेट कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू हैव ए सेक्रेटरी, इंग्लैंड का नियम पढ़ रहे हैं हम लोग, और क्या लिखा हुआ है कि वहां एक प्राइवेट कंपनी है तो उसको सेक्रेटरी रखना नहीं पड़ेगा, ए प्राइवेट कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू हैव ए सेक्रेटरी, हाउएवर ए पब्लिक कंपनी हैव ए सेक्रेटरी, हालांकि पब्लिक कंपनी जो है उसको ये करा सेक्रेटरी रखना पड़ेगा, इट इज द ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी में जो डायरेक्टर होते हैं उनकी ड्यूटी है टू टेक ऑल रीजनेबल स्टेप, कि वो आवश्यक कदम उठाए टू सिक्योर दैट सेक्रेटरी ऑफ कंपनी, कंपनी के जो डायरेक्टर हैं उनकी ये ड्यूटी है कि वो आवश्यक कदम उठाए टू सिक्योर दैट, क्या चीज के लिए, दैट द सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, कि कंपनी का जो कंपनी सेक्रेटरी है इज ए पर्सन, वो कोई ऐसा व्यक्ति हो, वो एपियर टू देम, जो उनको लगता हो, टू हैव द रिक्विजिट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, कि उनके जो सीएस है उसके पास आवश्यक ज्ञान और एक्सपीरियंस होना चाहिए टू डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, कंपनी सेक्रेटरी के तौर पे जो काम होता है उसका अनुभव होना चाहिए उसके पास और आवश्यक नॉलेज हो, ऐसा व्यक्ति को हम रखें। हैज वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, साथ ही साथ उस व्यक्ति में नीचे बताई हुई कोई सी एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, he is that he has held the office of secretary of a public company, या तो वो किसी पब्लिक कंपनी का सेक्रेटरी रह चुका हो फॉर एटलीस्ट 3 ऑफ द 5 ईयर इमीडिएटली प्रोसीडिंग हिज अपॉइंटमेंट एज ए सेक्रेटरी, हमारी कंपनी में सेक्रेटरी बनने से पहले किसी दूसरी पब्लिक कंपनी का 3 साल सेक्रेटरी रह चुका हो, या फिर दैट, दूसरी क्या है क्वालिफिकेशन, दैट ही इज ए मेंबर ऑफ एनी ऑफ द बॉडी स्पेसिफाइड बिलो, एक तो कंडीशन होगी 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, दूसरी कंडीशन है
कि वो वहां अलग अलग इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, कुछ नाम दे रखे हैं जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट, इन सब के नाम याद नहीं रखने, वहां इसकी जगह आप इतना ही लिख लेना दैट ही इज ए मेंबर ऑफ एनी ऑफ द स्पेसिफाइड बॉडीज, एनी ऑफ द स्पेसिफाइड बॉडीज। अब आगे इनके नाम नहीं लिखने की जरूरत की कौन कौन सी स्पेसिफाइड बॉडी है। 3 नंबर, तीसरा है दैट ही इज ए बैरिस्टर, वहां पे बैरिस्टर को भी अलाउ किया हुआ है, बैरिस्टर एडवोकेट या सॉलिसिटर कॉल्ड और एडमिटेड इन एनी पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। बैरिस्टर होते हैं बड़े वकील, तो बड़े वकील को भी वहां सीएस का काम करने की इजाजत दी गई है, बैरिस्टर एडवोकेट या सॉलिसिटर को भी ये काम करने की इजाजत है। चौथा है दैट ही इज ए पर्सन, की वो ऐसा व्यक्ति हो बाय वर्च्यू ऑफ हिज होल्डिंग, बाय वर्च्यू ऑफ हिज होल्डिंग और हैविंग हेल्ड एनी अदर पोजीशन, या और कोई पोजीशन वो रख चुका हो एज ए मेंबर ऑफ एनी अदर बॉडी एपियर टू द डायरेक्टर, की वो डायरेक्टर पद के अनुसार सीएस बनने के लिए योग्य हो। ये चौथा पॉइंट भी काट दो, डी भी याद करने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, तो इसमें सीएस किसको रखना होगा और कैसे रखना होगा वो आपको मैंने बात बताई है कि सीएस जो है प्राइवेट कंपनी को नहीं रखना पड़ता, केवल कौन सी कंपनी को रखना पड़ता है, जो पब्लिक कंपनियां उन्हीं को। आवाज मेरी सही नहीं आ रही क्या? सही आ रही है सर। सही आ रही क्या? आगे चलिए फिर। आगे टॉपिक चेंज करते जाइए। इसमें आ जाइए, आगे दिया हुआ है ड्यूटी टू डिलीवर एनुअल रिटर्न, ड्यूटी टू डिलीवर एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न डिलीवर करने की ड्यूटी मिल गया क्या आप लोगों को? देखना, ड्यूटी टू डिलीवर एनुअल रिटर्न मिला या नहीं? यस सर, मिल गया। ड्यूटी टू डिलीवर एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न का मतलब होता है, आपको पता हो तो साल में जैसे इंडिया में भी बनाना पड़ता है एनुअल रिटर्न और हम आरओसी को जमा कराते हैं, वैसे ही यहाँ पे अपने किस तरीके से एनुअल रिटर्न मेंटेन किया जाता है और कैसे, वो आप लोगों को देखना है। एवरी कंपनी मस्ट डिलीवर, प्रत्येक कंपनी जो उसको ये करा डिलीवर करना होगा टू द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार को सक्सेसिव एनुअल रिटर्न। क्या रखना होगा? एवरी कंपनी मस्ट डिलीवर टू द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार को डिलीवर करेगी सक्सेसिव एनुअल रिटर्न ईच ऑफ विच, हर साल एनुअल रिटर्न जमा कराना होगा, ईच ऑफ विच इज मेड अप टू ए डेट, जो उस तारीख तक का होगा, नॉट लेटर देन द डेट दैट इज द कंपनीज रिटर्न डेट। एवरी कंपनी मस्ट डिलीवर, प्रत्येक कंपनी को ये करा डिलीवर करना होगा टू द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार को डिलीवर करना होगा एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न भर के जमा कराना होगा, ईच ऑफ विच इज मेड, और प्रत्येक जो वो बनाया हुआ रहेगा अप टू ए डेट, उस तारीख तक का बनाया हुआ रहेगा, अप टू ए डेट, नॉट लेटर देन द डेट, उस तारीख से बाद का नहीं होना चाहिए, दैट इज द कंपनीज रिटर्न डेट, कंपनी का रिटर्न भरने की जो डेट है उससे बाद का नहीं होना चाहिए। द कंपनीज रिटर्न डेट इज डेट, कंपनी की रिटर्न डेट कौन सी तारीख को माना जाता है? रिटर्न डेट का ही होना चाहिए, इसमें हमने पढ़ा है, तो वो रिटर्न डेट किस तारीख को माना जाता है? द डेट, द कंपनीज रिटर्न डेट इज द डेट ऑफ एनिवर्सरी ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन। ये रिटर्न यहाँ पे अलग ही सिस्टम से भरा जाता है, अपने तो 31 मार्च तक का होता है, यहाँ पे ये करा कंपनीज रिटर्न डेट से होना चाहिए। रिटर्न डेट किसको माना जाता है? कंपनीज रिटर्न डेट इज द एनिवर्सरी ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन, ये कंपनी के इनकॉर्पोरेशन की डेट होती है। द कंपनीज रिटर्न डेट इज द एनिवर्सरी ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन, ये कंपनी के इनकॉर्पोरेशन की डेट को बोला जाता है। जैसे कंपनी मान लो बनी हुई है 15 अक्टूबर की, तो हर साल 15 अक्टूबर को क्या बोला जाएगा? कंपनीज रिटर्न डेट। तो कंपनी की वो एक तरह से बर्थ डेट हो गई। कंपनीज रिटर्न डेट इज द एनिवर्सरी ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन, और इफ द कंपनीज लास्ट रिटर्न डिलीवर्ड इन अकॉर्डेंस विद दिस पार्ट वाज मेड अप टू ए डिफरेंट डेट, और अगर पिछला रिटर्न कंपनी ने कोई अलग तारीख को बनाया था तो एनिवर्सरी ऑफ दैट डेट, तो उस डेट की एनिवर्सरी, मतलब कंपनी या तो बनने की तारीख वाली को हर साल मानते जाते हैं रिटर्न डेट, और अगर कोई साल तारीख अगर अलग कर दी, उससे पहले की तारीख का आपने रिटर्न भरा है,
तो उस तारीख को क्या माना जाएगा, रिटर्न डेट माना जाएगा। कंटेंट इसमें क्या लिखा जाएगा एनुअल रिटर्न में, एक तो जनरल इंफॉर्मेशन आ जाएगी, जैसे एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑफिस का एड्रेस आ गया, कंपनी का टाइप, उसका मेन बिजनेस क्या है, पर्टिकुलर ऑफ डायरेक्टर, सेक्रेटरी, ये सब आ गया। इंफॉर्मेशन अबाउट शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल से जुड़ी हुई सूचना भी आ जाएगी, और इंफॉर्मेशन अबाउट शेयर होल्डर, शेयर होल्डर से जुड़ी हुई सूचना भी आ जाएगी। तो ये ध्यान रखना है। तो ये यूके वाले टॉपिक जो आपको मैंने बताए 3-4, इनमें यूके वाले टॉपिक को आपको मैंने बताया, इनको आप ध्यान रखना, इनको एक जगह चाहे नोट करके लिख लेना। अब यूएसए के अंदर आगे आपको देखो यूएसए का भी दिया हुआ है कोड, यूएसए के अंदर आ जाइए आप लोग। यूएसए आपको मिल गया होगा पेज, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वाला, तो देखिए एनुअल मीटिंग देखना है यूएसए वाले के अंदर, आप लोग ध्यान दीजिए, मिला क्या, एनुअल मीटिंग, एनुअल मीटिंग, बोलो। यस सर, मिल गया। एनुअल मीटिंग यूएसए में कितनी जनरल मीटिंग या सालाना जो जनरल मीटिंग होती है वो कब और कैसे करवानी होती है वो बता रहा हूँ। ए कॉर्पोरेशन शेल होल्ड ए मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर एनुअली, ये करा एक कंपनी जो है वहां की कंपनी को कॉर्पोरेशन बोला जाता है, वहां ए कॉर्पोरेशन शेल होल्ड ए मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर, ये करा कंपनी जो है वो शेयर होल्डर की मीटिंग करवाएगी एनुअली एट ए टाइम स्टेटेड इन और फिक्स इन अकॉर्डेंस विद बाइलॉज, वो निर्धारित जो टाइम है उसके ऊपर एक सालाना जनरल मीटिंग करवाएगी, हर साल की साल एक जनरल मीटिंग कंपनी की होगी। एनुअल शेयर होल्डर मीटिंग में बी हेल्ड, एनुअल शेयर होल्डर मीटिंग जो है में बी हेल्ड इन और आउट ऑफ दिस स्टेट एट द प्लेस स्टेटेड इन और फिक्स इन अकॉर्डेंस विद बाइलॉ, ये जो शेयर होल्डर मीटिंग होगी में बी हेल्ड इन, या तो करवाई जा सकती है उस राज्य में, और आउट ऑफ दिस स्टेट या उस राज्य के बाहर भी, एट द प्लेस स्टेटेड इन और फिक्स इन अकॉर्डेंस विद द बाइलॉज, बाइलॉज के अंदर अपने जो बताया हुआ है उस राज्य के अंदर या उसके बाहर भी एक मीटिंग करवाई जा सकती है। तो जो अपने राज्य है, अपने इंडिया में तो होता है ना कि जहां रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां करवानी होगी, और यहाँ पे अपने कह रहा है कि कहीं भी करवाई जा सकती है, इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर। तो वो जैसे इंडिया के अंदर नहीं, यहाँ पे उस राज्य के अंदर या उस राज्य के बाहर, यूएसए का जो राज्य होता है उसके अंदर या उसके बाहर। तो एनुअल शेयर होल्डर मीटिंग में भी हेल्ड, वो करवाई जा सकती है इन और आउट ऑफ दिस स्टेट एट द प्लेस स्टेटेड इन और फिक्स इन अकॉर्डेंस विद द बाइलॉज, इफ नो प्लेस इज स्टेटेड, अगर कोई जगह तय नहीं है इन और फिक्स इन अकॉर्डेंस विद बाइलॉज, अगर बाइलॉज में कोई जगह तय नहीं है, एनुअल मीटिंग शैल बी हेल्ड, ये कह रहा है कि मीटिंग आप जो आपके बाइलॉ बने हुए हैं, वहां आर्टिकल को बाइलॉ बोला जाता है, उनके अंदर जो नियम है वहां पे बनाई मीटिंग करी जाएगी। लेकिन फिर ये कह रहा है कि अगर ये कह रहा आगे, इफ नो प्लेस इज स्टेटेड, अगर कोई जगह नहीं लिखी हुई इन और फिक्स इन अकॉर्डेंस विद बाइलॉज, अगर कोई जगह नहीं लिखी हुई हो कि भी कहां पे अपने को करवानी है, तो एनुअल मीटिंग शैल बी हेल्ड एट कॉर्पोरेशन प्रिंसिपल ऑफिस। द फेलियर टू होल्ड एन एजीएम, अगर वहां पे एनुअल मीटिंग ये करा आपने नहीं करवाई एट द टाइम स्टेटेड इन और फिक्स इन अकॉर्डेंस विद कॉर्पोरेशन बाइलॉ, अगर आपने वहां के नियमानुसार मीटिंग नहीं करवाई, डज नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ ए कॉर्पोरेट एक्शन, तो आपकी कोई भी एक्शन जो है फिर वैलिड नहीं रहेगी। अगर आपने मीटिंग नहीं कराई तो डज नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ एनी कॉर्पोरेट एक्शन, तो कॉर्पोरेट एक्शन जो वो वैलिडिटी नहीं रखेगी। स्पेशल मीटिंग ये नहीं देखनी, एक देखो इसमें आगे क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर दी हुई होगी, क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, और उसके ऊपर रिक्वायरमेंट एंड ड्यूटीज ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मिल गया क्या? यस सर। एक इसके पहले का भी टॉपिक देखना, जस्ट पहले का, वोटिंग ट्रस्ट नाम से भी टॉपिक है क्या, वोटिंग ट्रस्ट, इसको यस देखो। सर। वोटिंग ट्रस्ट क्या बना रखा है इसने, वोट डालने का जो पावर है वो कैसे दूसरे लोग हमारी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, हम किसी और को भी पावर यूज करने की इजाजत दे सकते हैं, जैसे इंडिया में प्रॉक्सी होता है ना वैसे ही। वन और मोर शेयर होल्डर में क्रिएट ए वोटिंग ट्रस्ट, क्या कराइए, एक या एक से ज्यादा शेयर होल्डर मिलकर के वोटिंग ट्रस्ट भी बना सकते हैं, ग्रुप, कन्फरिंग ऑन ए ट्रस्टी, और ट्रस्ट के जो ट्रस्टी होंगे उनको दे सकते हैं
द राइट टू वोट, वोट डालने का अधिकार दे सकते हैं, और अदरवाइज एक्ट फॉर देम, या उनकी तरफ से एक्शन लेने का अधिकार दे सकते हैं। वन और मोर शेयर होल्डर में क्रिएट ए वोटिंग ट्रस्ट, एक या एक से ज्यादा शेयर होल्डर जो है वो वोटिंग ट्रस्ट बना सकते हैं। कन्फरिंग ऑन ए ट्रस्टी द राइट, और ट्रस्टी को अधिकार दे सकते हैं टू वोट और अदरवाइज एक्ट फॉर देम बाय साइनिंग एन अग्रीमेंट, और इसके लिए वो एक अग्रीमेंट पे साइन कर सकते हैं। सेटिंग आउट द प्रोविजन ऑफ द ट्रस्ट, जिसमें वो एक अग्रीमेंट बना सकते हैं जिसमें वो ट्रस्ट की सारी शर्तें लिख सकते हैं, which may include anything consistent with the purpose and transferring their share to the trustee। इसमें क्या करा है कि ये करा है कि एक या एक से ज्यादा शेयर होल्डर जो वो ट्रस्ट बना सकते हैं, ट्रस्टी जो उनको पावर दे सकते हैं कि हमारी तरफ से ट्रस्टी लोग वोट डाल दें, और अदरवाइज एक्ट फॉर देम, या हमारी तरफ से कोई काम कर ले बाय साइनिंग एन अग्रीमेंट, और इसके लिए वो एक अग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। सेटिंग आउट द प्रोविजन, इसमें प्रोविजन लिखे हुए हो ऑफ द ट्रस्ट, ट्रस्ट के प्रोविजन लिखे हुए हो, ऐसा एक अग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। एंड ट्रांसफरिंग देयर शेयर टू द ट्रस्टी, और अपने शेयर ट्रस्टी को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। व्हेन ए वोटिंग ट्रस्ट अग्रीमेंट इज साइन, जब ये अग्रीमेंट बन जाता है, द ट्रस्टी शैल प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ द नेम, तो वो ट्रस्टी जो होगा वो ये करा एक नेम लिस्ट तैयार करेगा, नेम की और एड्रेस की, ऑफ ऑल ओनर ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द ट्रस्ट, कि कौन कौन ओनर है जिन्होंने अपने ट्रस्ट को शेयर दे दिए, उनकी एक वो लिस्ट तैयार करेगा नाम की और उनके एड्रेस की, जो भी बेनिफिशियल इंटरेस्ट रखते हैं इन द ट्रस्ट, टुगेदर विथ नंबर एंड क्लास ऑफ शेयर, और ये भी लिखेगा कि कितने कितने शेयर हैं। आप पेशेंस बनाए रखो, भागने की जल्दी मत करो। चैप्टर आपको, चैप्टर भी नहीं, आपको एग्जाम के हिसाब से बता रहा हूँ, तो टाइम एक्स्ट्रा आप ये सोच के लगाओ कि जितना भी टाइम अपन यूज कर रहे हैं कम है। तो देखिए इसके अंदर आगे ये बोल रहा है बात कि वो ट्रस्टी लोग जो होंगे वो हमारी एक लिस्ट तैयार करेंगे, जो भी बेनिफिशियल ओनर है उन सबकी, टुगेदर विथ नंबर, हमारी संख्या के साथ, एंड क्लास ऑफ शेयर इज ट्रांसफर्ड, और जितने शेयर हमने ट्रांसफर किए टू द ट्रस्ट उनके साथ, एंड डिलीवर कॉपीज ऑफ द लिस्ट एंड अग्रीमेंट टू द कॉर्पोरेशन प्रिंसिपल ऑफिस, और वो ट्रस्ट क्या करेगा, उनकी लिस्ट को कंपनी को भेज देगा। मतलब हमने अपने शेयर ट्रस्ट को दे दिए, बेनिफिट हमें ही मिलेगा, लेकिन हमारे राइट को, वोटिंग पावर को उनको वो ट्रस्ट काम में लेता रहेगा। ए वोटिंग ट्रस्ट बिकम्स इफेक्टिव ऑन द डेट, और ये ट्रस्ट उस तारीख से लागू हो जाएगा ऑन द डेट द फर्स्ट शेयर सब्जेक्ट टू ट्रस्ट आर रजिस्टर्ड, जिस तारीख को पहले शेयर रजिस्टर्ड होंगे ट्रस्ट के नाम से, आर रजिस्टर्ड इन द ट्रस्टीज नेम, ट्रस्टी के नाम से जिस तारीख को पहली बार शेयर रजिस्टर्ड होंगे उसी तारीख से ट्रस्ट ये करा अस्तित्व में आ जाएगा। मतलब ट्रस्ट को हमने शेयर सौंपे, तो जिस पहली बार जब शेयर ट्रस्टी के नाम सौंपे गए, पहली बार जब कंपनी के रिकॉर्ड में ट्रस्ट का नाम आएगा, उस तारीख से ट्रस्ट अस्तित्व में आएगा। ये वोटिंग ट्रस्ट बिकम इफेक्टिव ऑन द डेट, ये उस तारीख को लागू हो जाएगा ट्रस्ट द फर्स्ट शेयर सब्जेक्ट टू ट्रस्ट आर रजिस्टर्ड, जिस तारीख को वो शेयर ट्रस्ट के नाम रजिस्टर्ड किए गए हैं ट्रस्टी के लिए। ए वोटिंग ट्रस्ट इज वैलिड, वोटिंग ट्रस्ट जो वो वैलिड होगा फॉर नॉट मोर देन 10 ईयर, ज्यादा से ज्यादा 10 साल के लिए आपकी इफेक्टिव डेट, अनलेस एक्सटेंडेड, जब तक कि उसको बढ़ा नहीं दिया जाए, ट्रस्ट जनरली 10 साल के लिए वैलिड होगा। ऑल और सम ऑफ द पार्टीज टू ए वोटिंग ट्रस्ट में एक्सटेंड इट, ऑल और सम ऑफ द पार्टीज, ट्रस्ट की जो कुछ पार्टियां हैं या सारी पार्टियां जो है वोटिंग ट्रस्ट की में एक्सटेंड इट, वो ट्रस्ट को बढ़ा भी सकती है फॉर एडिशनल टर्म ऑफ नॉट मोर देन 10 ईयर, फिर से 10 साल और बढ़ा सकती है बाय साइनिंग एन एक्सटेंशन अग्रीमेंट, एक एक्सटेंशन अग्रीमेंट पे साइन करके, एंड ऑब्टेनिंग द वोटिंग ट्रस्टीज रिटन कंसेंट, और ट्रस्टी की भी सहमति लेके टू द एक्सटेंशन। यहां तक देखना इसको, मतलब 10 साल के बाद फिर से 10 साल और बढ़ाया जा सकता है, उनके साइन करवाए और ट्रस्टी के भी साइन करवाए। फिर आपको बता रहा था रिक्वायरमेंट फॉर एंड ड्यूटीज ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की क्या ड्यूटी है वहां पे और कितनी आवश्यकता है। एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन ईच कॉर्पोरेशन मस्ट हैव ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हर कंपनी के अंदर ये करा एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, सिवाय कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के। ऑल कॉर्पोरेट पावर, सारे जो कंपनी के स्पेशल पावर है, शैल बी एक्सरसाइज बाय और अंडर द अथॉरिटी एंड इन द बिजनेस एंड अफेयर ऑफ कॉर्पोरेशन मैनेज्ड बाय और अंडर द डायरेक्शन ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ऑल कॉर्पोरेट पावर, सारे जो कॉर्पोरेट पावर है, शैल बी एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज किए जाएंगे बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ एंड द बिजनेस एंड अफेयर ऑफ कॉर्पोरेशन। सारे पावर एक्सरसाइज करने का काम, सारा बिजनेस और उसके अफेयर कॉर्पोरेशन के जो उनको मैनेज करने का काम बाई और अंडर द डायरेक्शन ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो किसके तहत होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको सारा मैनेज करेगा। जो भी कॉर्पोरेट पावर है, जो भी बिजनेस और मैनेजमेंट है, उसका वो बोर्ड करेगा, सब्जेक्ट टू एनी लिमिटेशन सेट फॉर्थ इन द आर्टिकल, सिवाय उन लिमिटेशन को छोड़ के जो आर्टिकल में दी हुई। क्वालिफिकेशन क्या है डायरेक्टर की, वहां पे हम पढ़ रहे हैं यूएसए का अग्रीमेंट, वहां क्वालिफिकेशन क्या है वो देखिए।
यूएसए के एग्रीमेंट के अंदर क्वालिफिकेशन। द आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन और बाइलॉज पे प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्टर। वहां के जो आर्टिकल है, बाइलॉज है, उनमें क्वालिफिकेशन कंपनी खुद अपने डायरेक्टर की लिख सकती है। द डायरेक्टर शैल बी ए नेचुरल पर्सन। डायरेक्टर एक इंसान होना चाहिए ऑफ द एज ऑफ एटलीस्ट 19 ईयर, जो कम से कम 19 वर्ष का हो, बट नीड नॉट बी ए रेजिडेंट ऑफ दिस स्टेट। लेकिन जरूरी नहीं है कि उस राज्य का रहने वाला ही हो यूएसए में। शेयर होल्डर या शेयर होल्डर होना भी जरूरी नहीं है, और शेयर होल्डर ऑफ द कॉर्पोरेशन। A director shall be a natural person of the age of at least 19 years, but need not to be resident। लेकिन वो क्या होना जरूरी नहीं है, इतना है, रेजिडेंट होना भी जरूरी नहीं है, और शेयर होल्डर या शेयर होल्डर होना भी जरूरी नहीं है। आगे आ जाइए। ऑस्ट्रेलिया का दिया हुआ आगे, उसमें आ जाइए। ऑस्ट्रेलिया का आप लोगों को नियम बता रहा हूं मैं। ऑस्ट्रेलिया का आएगा, फिर कनाडा का आएगा, और अपने एक कंट्री का और आना चाहिए, सिंगापुर का, वो भी आएगा। तो ये अलग अलग है, पेशेंस बनाए रखो। आपको जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूं मैं, ताकि आपको भी ज्यादा मैटर फालतू में नहीं जुड़ेगा, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखो पहला पॉइंट आ रहा है, इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपके अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर को लेके कुछ स्पेशल रूल आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के। ये थोड़ी ये भी याद रखना होगा, अलग अलग की भी, ये इस कंट्री का है, ये इस कंट्री का, ऐसे अलग अलग कंट्री वाइज भी आपको ध्यान रखना होगा। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट वहां कैसे होती है वो आपको आ रहा है बात। देयर आर स्पेशल रूल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक कंपनी डायरेक्टर। ऑस्ट्रेलिया के अंदर पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर बनाने का अलग से ये करा नियम बना हुआ है। क्या है नियम देखिए। देयर आर स्पेशल रूल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर ऑफ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर का वहां पे स्पेशल रूल है। एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर फॉर सिंगल डायरेक्टर और सिंगल शेयर होल्डर प्रोप्राइटरी कंपनी। देयर आर स्पेशल रूल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर ऑफ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर बनाने के अलग नियम है। एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर फॉर सिंगल डायरेक्टर और सिंगल शेयर होल्डर प्रोप्राइटरी कंपनी। और सिंगल शेयर होल्डर वाली कंपनियां, जिसको इंडिया में हम ओपीसी बोलते हैं, उनका अलग नियम है। रेजोल्यूशन पास एट ए जनरल मीटिंग ऑफ द पब्लिक कंपनी। एक रेजोल्यूशन जो पास किया जाता है जनरल मीटिंग ऑफ पब्लिक कंपनी अपॉइंटिंग और कंफर्मिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ 2 और मोर डायरेक्टर इज वॉइड अनलेस ए रेजोल्यूशन। जो रेजोल्यूशन अगर कोई पास किया जाता है जनरल मीटिंग में ऑफ ए पब्लिक कंपनी, अगर कोई पब्लिक कंपनी है वहां ऑस्ट्रेलिया की, और उसमें अगर कोई रेजोल्यूशन पास किया जाता है अपॉइंटिंग और कंफर्मिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ 2 और मोर डायरेक्टर, 2 या 2 से ज्यादा डायरेक्टरों को अगर अपॉइंट किया जा रहा है, तो वो रेजोल्यूशन ये करा वॉइड होगा अनलेस। इसका मतलब नीचे वाली कंडीशन पूरी होगी तो वैलिड हो जाएगा। क्या कंडीशन है वो देखिए। द मीटिंग हैज रिजॉल्व, मीटिंग में अगर ये रिजॉल्व किया गया है दैट अपॉइंटमेंट और कंफर्मेशन विल बी वोटेड टुगेदर, कि अपॉइंटमेंट जो है वो कंफर्मेशन, अपॉइंटमेंट या कंफर्मेशन जो वो एक साथ ली जा सकती हो। नो वोट वर कास्ट अगेंस्ट दैट रेजोल्यूशन, और उस रेजोल्यूशन के खिलाफ एक भी वोट नहीं पड़ा हो। ये बात इंडिया में भी आती है, 162 सेक्शन ही हो गई है। एक आती है 162 कंपनी लॉ में कि आप 2 डायरेक्टरों को एक साथ एक ही प्रस्ताव से अपॉइंट नहीं कर सकते। एक ही रेजोल्यूशन नहीं, बल्कि वहां का अलग अलग रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, आपको याद आ रहा हो तो। हालांकि वहां ये भी आता है कि आप एक रेजोल्यूशन से पास करके अपॉइंट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले एक दूसरा प्रस्ताव पास करना होगा कि भाई आप 2 जनों को, 3 जनों को एक साथ एक ही प्रस्ताव रख के अपॉइंट करने जा रहे हो, और अगर पहले वाले प्रस्ताव पे किसी का भी नेगेटिव वोट नहीं पड़ा हो, किसी ने भी नकारात्मक वोट नहीं डाला हो, तो क्या करा ये रेजोल्यूशन पास एट ए जनरल मीटिंग। कोई भी रेजोल्यूशन अगर पास होता है जनरल मीटिंग में ऑफ ए पब्लिक कंपनी अपॉइंटिंग और कंफर्मिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ 2 और मोर पर्सन, अगर कोई रेजोल्यूशन पास किया जा रहा है 2 या 2 से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करने का एक साथ एक ही रेजोल्यूशन से, तो वो वॉइड होगा अनलेस। कब वैलिड हो जाएगा, अगर मीटिंग जो है उसने पहले से कोई रिजोल्व कर रखा हो कि अपॉइंटमेंट में बी वोटेड ऑन टुगेदर, कि एक साथ अपॉइंट कर सकते हैं, और नो वोट वर कास्ट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन, और उस पहले वाले रेजोल्यूशन के खिलाफ एक भी वोट नहीं पड़ा हो, मतलब सब अग्री हो एक साथ में अपॉइंट करने के लिए। देयरफॉर सेड रिक्वायरमेंट डज नॉट अफेक्ट, ये नहीं देखनी दोनों लाइनें, एक स्पेशल रूल नीचे आ रहा है, स्पेशल रूल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर और सिंगल डायरेक्टर और सिंगल शेयर होल्डर प्रोप्राइटरी कंपनी। ओपीसी के लिए आ रहा है, वहां की ओपीसी हो गई एक तरह से, उसके लिए क्या रूल आ रहा है वो देखिए।
द डायरेक्टर ऑफ ए प्रोप्राइटरी कंपनी वो इज ओनली डायरेक्टर। अगर कोई प्रोप्राइटरी कंपनी अकेली कंपनी है ओपीसी, तो उसका डायरेक्टर वो इज ओनली डायरेक्टर, जो अकेला एकमात्र डायरेक्टर है, एंड ओनली शेयर होल्डर, और वो अकेला ही शेयर होल्डर है, वही उसका डायरेक्टर है, मैं अपॉइंट, तो वो अपॉइंट कर सकता है अनदर डायरेक्टर, किसी और को भी डायरेक्टर बना सकता है ओपीसी में, बाय रिकॉर्डिंग द अपॉइंटमेंट, उसके अपॉइंटमेंट को रिकॉर्ड करके, एंड साइनिंग द रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड पे साइन करके, मतलब वो अकेला व्यक्ति किसी और को बना सकता है। इफ ए पर्सन हु इज द ओनली डायरेक्टर, अगर कोई व्यक्ति जो अकेला ही डायरेक्टर है, एंड ओनली शेयर होल्डर, और अकेला ही शेयर होल्डर है ऑफ ए प्रोप्राइटरी कंपनी डाई, वो अगर कल को उसकी डेथ हो जाए और कांट मैनेज द कंपनी, या वो मैनेज नहीं कर पा रहा कंपनी को बिकॉज ऑफ द पर्सन मेंटल इनकेपेसिटी, वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है इसलिए मैनेज नहीं कर पा रहा, एंड ए पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव और ट्रस्टी इज अपॉइंटेड, और अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव या ट्रस्टी अपॉइंट किया जाता है टू एडमिनिस्टर करने के लिए द पर्सन स्टेट और प्रॉपर्टी, अगर उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए अगर कोई दूसरा आदमी अपॉइंट किया जाता है, तो वो रिप्रेजेंटेटिव या ट्रस्टी जो होगा, मैं अपॉइंट ए पर्सन एज द डायरेक्टर ऑफ कंपनी। ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति की डेथ हो गई, जो उसका शेयर होल्डर था उसकी, और अकेला ही डायरेक्टर था, शेयर होल्डर भी था, या वो मेंटली इनकेपेसिटी में आ गया, एंड ए पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव और ट्रस्टी, और अगर उसकी जगह फिर किसी दूसरे को ट्रस्टी या रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया, जो मर गया उसकी जगह या पागल हो गया उसकी जगह, अपॉइंट किया जाता है अगर किसी और को टू एडमिनिस्टर द पर्सन स्टेट और प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी की देखभाल के लिए, तो वो फिर पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव क्या कर सकता है, वो अपॉइंट कर सकता है किसी और को डायरेक्टर, में अपॉइंट ए पर्सन, वो किसी और को डायरेक्टर बना सकता है किसी की डेथ हो गई तो। इफ द ऑफिस, दो बातें आ गई इसमें पैरा में, एक बात तो ये आ गई कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे ऊपर बात आ गई कि कोई डायरेक्टर जो है वो अकेला डायरेक्टर है और वो अगर चाहता है किसी और को डायरेक्टर बनाना तो वो बना सकता है। एक बात तो हमने ये पढ़ ली कि कोई व्यक्ति अगर अकेला है और वो किसी और को डायरेक्टर बनाना चाहता है तो वो बना सकता है। दूसरा हमने पढ़ा है कि अगर कोई व्यक्ति मर गया तो वो भी अपनी जगह मर गया, या कोई व्यक्ति पागल हो गया तो उसकी प्रॉपर्टी की जो व्यक्ति देखभाल कर रहा है रिप्रेजेंटेटिव, वो अपनी तरफ से किसी को डायरेक्टर बना सकता है। इफ द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर, अगर डायरेक्टर का जो ऑफिस है ऑफ ए प्रोप्राइटरी कंपनी इज वैकेटेड, अगर डायरेक्टर का ऑफिस ये तरह खाली हो जाता है बिकॉज ऑफ द बैंक्रप्सी ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर के दिवालिया होने पे, एंड द पर्सन इज द ओनली डायरेक्टर, और वही एकमात्र डायरेक्टर था और वो दिवालिया हो गया और उसका पद खाली हो गया, जबकि वही ओनली डायरेक्टर और ओनली शेयर होल्डर था, एंड ए ट्रस्टी इन बैंक्रप्सी इज अपॉइंटेड, और उसकी जगह किसी ट्रस्टी को अपॉइंट किया जाता है, दिवालिया हुए व्यक्ति की जगह किसी ट्रस्टी को अपॉइंट किया जाता है, तो ट्रस्टी में अपॉइंट ए पर्सन, तो ट्रस्टी फिर किसी और को डायरेक्टर बना सकता है। ये ऊपर वाली बात के जैसे ही हो गया, पागल हो गया, मर गया, या ये दिवालिया हो गया, तो जो व्यक्ति उसकी जगह अपॉइंट होगा वो ट्रस्टी किसी और को अपॉइंट कर सकता है। ए पर्सन हु हैज पावर ऑफ अपॉइंटमेंट, यहाँ पे आपने जिसको पावर दिया है, किसको पावर था अपॉइंटमेंट का, ट्रस्टी को या रिप्रेजेंटेटिव को, तो वो क्या कर सकता है, ये करे ए पर्सन हु हैज पावर ऑफ अपॉइंटमेंट में अपॉइंट देम सेल्वेज, वो खुद को भी अपॉइंट कर सकता है डायरेक्टर, या तो किसी और को अपॉइंट करेगा या वो खुद को डायरेक्टर बना सकता है ट्रस्टी। ए पर्सन अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर, और जो भी व्यक्ति इस तरीके से डायरेक्टर बनेगा, शेल होल्ड ऑफिस, वो अपने पद पे रहेगा, एज इफ दे हैव बीन अपॉइंटेड इन द यूजुअल वे, ये मान लिया जाएगा कि वो यूजुअल वे से अपॉइंट किया गया है, सामान्य तरीके से अपॉइंट किया गया है। एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में भी दो चार लाइनें इसके अंदर देखनी है आप लोगों को, स्ट्रक्चर और फंक्शन दिया हुआ है वहां पे। अंडर द कॉर्पोरेशन एक्ट, स्टार्ट में देखिए इसी में ऑस्ट्रेलिया वाले में क्या लिखा हुआ है, देखो, अंडर द ऑस्ट्रेलियन एक्ट, अंडर द कॉर्पोरेशन एक्ट, ए प्रोप्राइटरी कंपनी मस्ट हैव एट लीस्ट वन डायरेक्टर। एक प्रोप्राइटरी कंपनी जो होती है, प्रोप्राइटरी कंपनी मतलब जो सिंगल ऑफिस की होती है, उसमें एक डायरेक्टर कम से कम होना चाहिए। डायरेक्टर मस्ट ऑर्डिनरी रिजाइड इन ऑस्ट्रेलिया, वो ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला होना चाहिए। फॉर दिस पर्पज ए प्रोप्राइटरी कंपनी इज ए कंपनी, प्रोप्राइटरी कंपनी वो कंपनी होती है दैट इज रजिस्टर्ड और कन्वर्ट टू ए प्रोप्राइटरी कंपनी, जो प्रोप्राइटरी कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड है। प्रोप्राइटरी कंपनी मस्ट बी लिमिटेड बाय शेयर, प्रोप्राइटरी कंपनी जो है वो लिमिटेड बाय शेयर, और बी अनलिमिटेड कंपनी विद ए शेयर कैपिटल, हैव नॉट मोर देन 50 नॉन एम्प्लॉय शेयर होल्डर, नॉन एम्प्लॉय शेयर होल्डर होने चाहिए कम से कम 50, नॉट मोर देन, ज्यादा से ज्यादा 50। नॉट डू एनीथिंग दैट वुड रिक्वायर डिस्क्लोजर टू इन्वेस्टर, नॉट डू एनीथिंग ऐसा कुछ नहीं करेगी दैट वुड रिक्वायर डिस्क्लोजर टू इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर को डिस्क्लोज करना पड़े। तो ये तो एक तरह से ओपीसी की तरह हो गया, इसमें डायरेक्टर एक ही होता है, यहाँ पे शेयर होल्डर तो 50 तक हो सकते हैं, डायरेक्टर एक ही होता है। दूसरी तरफ एक पब्लिक कंपनी है नीचे आ रहा है जिसमें कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए,
एटलीस्ट 2 डायरेक्टर मस्ट ऑर्डिनरी रिजाइड इन ऑस्ट्रेलिया, और कम से कम उनमें से 2 डायरेक्टर ऑस्ट्रेलिया में भी रहते हो। ओनली एन इंडिविजुअल हु इज एटलीस्ट 18, केवल 18 के व्यक्ति को ही डायरेक्टर बनाया जा सकेगा। क्या है, इसको भी छोड़ो, आगे आ जाइए। कनाडा वाले में देख रहा हूं मैं, कनाडा। कनाडा वाला कनाडा वाले में तो कुछ काम करने ही मिल रहा भाई। हांगकांग वाले में आ जाइए फिर आगे, हांगकांग। भागो मत। हांगकांग वाले में देखिए, एक आपको दिया हुआ होगा शेयर कैपिटल का टॉपिक दिया हुआ है, शेयर कैपिटल, नेचर ऑफ शेयर मिला, नेचर एंड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। हांगकांग वाले में देखो, Yes, sir. मिल गया। तो देखिए इसके अंदर नेचर एंड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, शेयर और अदर इंटरेस्ट ऑफ ए मेंबर इन ए कंपनी पर्सनल प्रॉपर्टी। शेयर जो होता है किसी मेंबर के पास, वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी मानी जाती है। ए शेयर और अदर इंटरेस्ट ऑफ ए मेंबर इन ए कंपनी ट्रांसफरेबल, और शेयर को ये करा ट्रांसफर भी कर सकते हैं इन अकॉर्डेंस विद द कंपनी आर्टिकल, कंपनी के आर्टिकल के हिसाब से उसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं। नो नॉमिनल वैल्यू, शेयर जो होगा कंपनी का, उसकी एक नॉमिनल वैल्यू नहीं होती। इंडिया में तो शेयर की फेस वैल्यू होती है, वहां नहीं होती है फेस वैल्यू। दिस सेक्शन अप्लाई टू शेयर इशूड, ये रहने दो लाइन। एक ट्रांसफर और ट्रांसमिशन का भी मिला होगा, फिर आगे टॉपिक देखो। ट्रांसफर और ट्रांसमिशन शेयर का वहां कैसे होता है, सिंगापुर। हम पढ़ रहे हैं हांगकांग। हांगकांग, ए कंपनी मस्ट नॉट रजिस्टर ए ट्रांसफर ऑफ शेयर इन द कंपनी। एक कंपनी ये कह रहा है शेयर का ट्रांसफर रजिस्टर नहीं कर सकती अनलेस ए प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर हैज बीन डिलीवर्ड टू द कंपनी। जब तक ये एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट कंपनी को जब तक हम नहीं भेज देते, इंडिया में भी भेजना पड़ता है, वैसे ही वहां पे भी एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर का भेजना होगा। सबसेक्शन 1 डज नॉट अफेक्ट एनी पावर, हालांकि ये पावर लागू नहीं होगी। एक कंपनी पे टू रजिस्टर एज ए मेंबर, वो किसी मेंबर को रजिस्टर कर सकती है। टू होम द राइट ऑफ शेयर हैज बीन ट्रांसमिटेड, अगर किसी के नाम शेयर ट्रांसमिट हुए बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ अगर लागू हो गया, मतलब किसी की डेथ हो गई, तो उसके उत्तराधिकारी को अगर शेयर ट्रांसफर होते हैं, उसमें ये पॉइंट नंबर 1 लागू नहीं होगा, मतलब ट्रांसफर डीड उसमें नहीं चाहिएगा। सेम इंडिया वाला ही हो गया। फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर और रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन। आप रजिस्ट्रेशन कैसे करवाओगे ट्रांसफर होने पे? ट्रांसफरी और ट्रांसफर, बेचने वाला या शेयर को खरीदने वाला इन ए कंपनी में लॉस द ट्रांसफर विद द कंपनी, वो क्या कर सकते हैं, कंपनी के पास ट्रांसफर एप्लीकेशन लगाएंगे। विद इन 2 मंथ, 2 महीने के भीतर, आफ्टर द ट्रांसफर इज लॉस, जिस तारीख को ट्रांसफर की आपने एप्लीकेशन लगाई है उसके 2 महीने के भीतर, विद इन 2 मंथ आफ्टर ट्रांसफर इज लॉस, द कंपनी मस्ट, या तो कंपनी आपको रजिस्टर कर देगी ट्रांसफर, और सेंड द ट्रांसफरी एंड ट्रांसफर नोटिस ऑफ रिफ्यूजल, या फिर मना करने का आपको नोटिस भेज देगी। इफ कंपनी रिफ्यूज रजिस्ट्रेशन, और अगर कंपनी मना कर देती है ट्रांसफर और ट्रांसफरी में, रिक्वेस्ट स्टेटमेंट ऑफ देयर एक्शन फॉर द रिफ्यूजल। अगर कंपनी रिफ्यूज कर देती है ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी, तो बेचने वाला और खरीदने वाला में रिक्वेस्ट स्टेटमेंट ऑफ देयर फॉर द रिफ्यूजल, रिफ्यूजल के रीजन से, ये फॉर द रीजन ऐसे था, ये स्टेटमेंट ऑफ द रीजन, इसको देयर ए सन्स कर दिया, स्टेटमेंट ऑफ द रीजन कर लो इसको। तो कंपनी को रीजन बताने को भी कह सकते हैं हम लोग कि भी क्या कारण से हमने मना किया गया है। इसके आगे वाले भी दोनों पॉइंट नहीं देखने।
इसमें आगे देखिए, इसके बाद में डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी को लेकर के भी एक पॉइंट आ रहा है हांगकांग वाले में। देखो आप लोगों को मिल गया क्या? डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी रिक्वायरमेंट टू हैव डायरेक्टर। द सेक्शन अप्लाई, ये सेक्शन लागू होती है पब्लिक कंपनी पे एंड ए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी उन पे। द कंपनी मस्ट हैव 2 डायरेक्टर, कंपनी में कह रहा है कितने डायरेक्टर होने चाहिए? 2 डायरेक्टर होने चाहिए। विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, जिस तारीख को कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उस तारीख से फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ कंपनी आर द पर्सन नेम्ड एज डायरेक्टर इन द इनकॉर्पोरेशन फॉर्म डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार। कंपनी में कह रहा है 2 डायरेक्टर होनी चाहिए, और जिस तारीख को कंपनी बनेगी, इनकॉर्पोरेशन होगा, फर्स्ट डायरेक्टर किन को मान लिया जाएगा? जिनका नाम ये करा है इनकॉर्पोरेशन के फॉर्म में लिखा गया है, जो फॉर्म रजिस्ट्रार को जमा करवाए। चौथा पॉइंट नहीं देखना। एक प्राइवेट कंपनी का नीचे देख लेना, प्राइवेट कंपनी टू हैव एटलीस्ट 1 डायरेक्टर। प्राइवेट में कह रहा है एक ही डायरेक्टर चाहिए। ए प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डायरेक्टर। प्राइवेट कंपनी में ये एक ही डायरेक्टर चाहिए। आगे आ जाइए सिंगापुर। सिंगापुर वाले में देखिए, हम पढ़ रहे हैं सिंगापुर का। अलग अलग कंट्री का अपने कंपनी चेक चल रहा है। हमने 3-4 कंट्री के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत पढ़ी है, अब अलग अलग कंट्री में लास्ट आ रहा है सिंगापुर। सिंगापुर का कंपनी एक्ट जो है वो क्या कहता है? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी से शुरू कर दीजिए। कंपनी एक्ट के अंदर इसमें कितने टाइप की कंपनियां होती है? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, एनी पर्सन में वेदर अलोन और टुगेदर विथ अनदर पर्सन, कोई भी व्यक्ति अकेला और टुगेदर विथ अनदर पर्सन या दूसरे के साथ मिला करके, बाय सब्सक्राइबिंग हिज नेम और देयर नेम टू ए कॉन्स्टिट्यूशन, अपना नाम साइन करके, एंड कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट एज टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति ये करा अकेला या दूसरों के साथ मिलकर के अपना नाम साइन करके कॉन्स्टिट्यूशन पे, जैसे मेमोरेंडम होता है इंडिया में, उस पर साइन करके एक कंपनी बना सकता है। कंपनी वहां पे 3 टाइप की बता रखी है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर इंडिया की तरह, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और तीसरा अनलिमिटेड कंपनी। फिर नीचे मिनिमम ऑफ 1 मेंबर, कम से कम हर कंपनी में करा कितने मेंबर होने चाहिए? एक शेयर होल्डर मिनिमम जरूरी है। नो पार वैल्यू शेयर, ऑल शेयर वेदर इशूड बिफोर और आफ्टर हैव नो पार वैल्यू। शेयर की कोई पार वैल्यू नहीं होगी, फेस वैल्यू नहीं होगी, एक ही बात है, फेस वैल्यू नहीं होती वहां पे भी। फिर आता है ट्रेजरी शेयर, आपने ध्यान हो तो पहले भी पढ़े थे, ट्रेजरी शेयर यूएसए में आए थे कि यूके में आए थे वो। वैसे यहाँ पे भी ट्रेजरी शेयर आए, वहां पे आए थे कि कंपनी खुद खरीद लेती है शेयर को, तो उनको हमने ट्रेजरी शेयर बोला था। व्हेन द ऑर्डिनरी शेयर और स्टॉक आर परचेज और एक्वायर्ड बाय ए कंपनी, अगर कंपनी खुद शेयर खरीद लेती है, यहाँ पे भी आ रहा है ऑर्डिनरी शेयर या स्टॉक को खरीद लेती है कंपनी, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, द कंपनी में होल्ड द शेयर और स्टॉक और एनी ऑफ देम, तो कंपनी खुद अपने पास वो शेयर या स्टॉक रख सकती है, और डील विथ एनी ऑफ देम और एट एनी टाइम एज प्रोवाइडेड। सेम वैसा ही आ रहा है, या तो वो खुद रख सकती है या डील कर सकती है, उनको डिस्पोज कर सकती है, कैंसिल कर सकती है। ट्रेजरी शेयर डिस्पोज करेगी या कैंसिल करेगी, तो कैसे करेगी, और खुद के पास रखेगी तो वो कैसे? वेर शेयर आर हेल्ड, अगर कंपनी शेयर ट्रेजरी शेयर के तौर पे रख लेती है, खुद के शेयर खुद खरीद लेती है, कंपनी में एट एनी टाइम सेल द शेयर, तो या तो वो वापस बेच सकती है शेयर नकद में, ट्रांसफर द शेयर, शेयर को ट्रांसफर कर सकती है, और द पर्पज ऑफ परसुएंट टू एम्प्लॉय शेयर स्कीम, एम्प्लॉइज को शेयर देना चाहती है तो उनको ट्रांसफर कर सकती है। ट्रांसफर द शेयर, या वो शेयर किसी और को ट्रांसफर कर सकती है। कंसिडरेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ शेयर और असेट्स ऑफ अनदर कंपनी, तो दूसरी कंपनी के शेयर या असेट्स खरीद के बदले में हम अपने शेयर दे सकते हैं जो हमने खुद ने खरीदे। कैंसिल भी कर सकती है उन शेयर को, और सेल, ट्रांसफर और अदरवाइज यूज, सेल या ट्रांसफर या और कोई तरीके से यूज कर सकती है ट्रेजरी शेयर को फॉर सच अदर पर्पज, और कोई पर्पज के लिए जो मिनिस्टर तय करे। तो सेल करना, ट्रांसफर करना, किसी एम्प्लॉय को ट्रांसफर करना किसी असेट खरीदने के बदले में, और कैंसिल करना, ये नियम आए। ट्रेजरी शेयर मैक्सिमम होल्डिंग कितनी कर सकते हैं? वेर ए कंपनी हैज शेयर ऑफ ओनली 1 क्लास, एग्रीगेट नंबर ऑफ शेयर हेल्ड एज ए ट्रेजरी शेयर शैल नॉट एट एनी टाइम एक्सीड, ये करा ये 10% से ज्यादा नहीं होंगे ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर ऑफ द कंपनी एट दैट टाइम। व्हेन द शेयर कैपिटल, और अगर कंपनी की शेयर कैपिटल जो है डिवाइडेड है इनटू शेयर ऑफ डिफरेंट क्लास, अगर कंपनी के शेयर अलग अलग क्लास के हैं
तो एग्रीगेट नंबर ऑफ शेयर हेल्ड एज ट्रेजरी शेयर, तो जो ट्रेजरी शेयर होंगे शैल नॉट एक्सीड 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर इन दैट क्लास। अगर अलग अलग क्लास के शेयर है तो जिस क्लास के शेयर हमने खरीदे वो 10% से ज्यादा नहीं हो सकते उस क्लास के टोटल शेयर का। ट्रेजरी शेयर को वोटिंग और दूसरे राइट मिलेंगे क्या? ट्रेजरी शेयर तो कंपनी ने खुद के शेयर खरीद लिए, तो क्या खुद ही वोट डालेगी क्या कंपनी की मीटिंग में? तो ये सेक्शन जो पढ़ रहे हैं ये कह रहा है ये केवल ट्रेजरी शेयर पे लागू होगी। द कंपनी शैल नॉट एक्सरसाइज एनी राइट, कंपनी कोई भी राइट काम में नहीं लेगी इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रेजरी शेयर को लेकर के, एंड एनी परपोर्टेड एक्सरसाइज ऑफ सच ए राइट इज वॉइड। ये कह रहा है कि कंपनी जो है वो कोई भी क्या नहीं करेगी, कोई भी राइट एक्सरसाइज नहीं करेगी इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रेजरी शेयर को लेकर के कोई भी अधिकार ये कह रहा है काम में नहीं लेगी। जो ट्रेजरी शेयर है उनको लेकर के ये बोल रहा है द कंपनी शैल नॉट एक्सरसाइज एनी राइट, कंपनी जो है वो कोई भी राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकती इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रेजरी शेयर, यानी उसको वोट डालना ये सब अधिकार नहीं मिलेंगे, एंड एनी परपोर्टेड एक्सरसाइज ऑफ सच ए राइट, और अगर वो कंपनी ऐसा कोई राइट डालेगी तो वो वॉइड होता है का। द अबव सेड राइट इंक्लूड, कौन से राइट नहीं काम में ले सकती? यानी राइट टू अटेंड और वोट एट द मीटिंग, मीटिंग में अटेंड नहीं करेगी, वोट नहीं डाल सकती। द कंपनी शैल बी ट्रीटेड एज हैविंग नो राइट टू वोट, कंपनी को ये माना जाएगा कि खुद को खुद की मीटिंग में वोट डालने का राइट नहीं है। एंड ट्रेजरी शेयर शैल बी ट्रीटेड एज हैविंग नो वोटिंग राइट, और ट्रेजरी शेयर पे कोई वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। नो डिविडेंड मे बी पेड एंड नो अदर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंपनीज असेट, उन पे ना तो कोई डिविडेंड चुकाया जाएगा, ना ही कोई कॉन्ट्रीब्यूशन, ना ही कोई डिस्ट्रीब्यूशन होगा कंपनी के एसेट्स में से। कंपनी बंद होती है तो भी कुछ नहीं मिलेगा। अरे कंपनी ने खुद के शेयर खरीद रखे हैं खुद ने, तो कंपनी को क्या मिलेगा? नो डिविडेंड में भी पेड, ना तो डिविडेंड मिलेगा ना कुछ और डिस्ट्रीब्यूशन होगा कंपनी के एसेट्स में से टू द कंपनी इन रेस्पेक्ट ऑफ द ट्रेजरी शेयर। नथिंग इन दिस सेक्शन इज टू बी प्रिवेंटिंग, हालांकि ये सेक्शन नहीं रोकती अलॉटमेंट ऑफ शेयर एज फुल्ली पेड अप बोनस शेयर, बोनस शेयर मिल सकते हैं ट्रेजरी शेयर के बदले में। सब डिवीजन या कंसोलिडेशन हो सकता है, उनके टुकड़े भी किए जा सकते हैं कौन से शेयर के? बोनस शेयर के। आगे आ जाइए। एजीएम को लेकर के देखिए आगे, एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग कंपनी की वार्षिक साधारण सभा। एजीएम जो है कंपनी को जैसे इंडिया में करवानी पड़ती है, वहां पे देखिए क्या हमारा है एजीएम की तरह ये करा है जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। सर वीडियो पॉज हो गया। का ही होगा था। हेलो, आवाज नहीं आ रही सर। हेलो हेलो, आवाज आ रही क्या मेरी? यस सर अब आ रही है। हाँ, ये थोड़ी कुछ प्रॉब्लम हो गई भाई, तो मैं क्लास एंड कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना? ये क्या कोई दूसरा कनेक्टर है तो चार्ज नहीं हो पा रहा, ये डिस हो गया। तो क्लास बाकी ये थोड़ा सा टॉपिक बचा है कि क्लास अभी ले लूँ क्या, या तो फोन से ले लूँ, या आपको ऑडियो में बता दूं, या 2 मिनट रुक करके ले लेता हूँ। 2 मिनट रुक जाओ आप, 2 मिनट में ले रहा हूँ मैं, क्लास पूरी हो जाए ये टॉपिक।